अब देखो यहाँ पे अगर आपको बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालना है तो क्या ये सी मेरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है? अगर सी मेरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है बेटा तो यानी एट दिस पॉइंट आई कैन से कि यहाँ पे मेरी वाई की वैल्यू क्या होगी शरिया? अगर मेरा सी जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो यहाँ पे मेरा वाई क्या होता है? जीरो होता है। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अगर y जीरो है और x की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि आपको मालूम नहीं है, आई कैन से कि मेरा जो c का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है वो क्या होगा? x कॉमा जीरो होगा। ठीक है, अब एक बात समझो बेटा, अगर मैं bc की इक्वेशन निकाल लूं और उस bc की इक्वेशन में y की जगह पे जीरो डाल के x निकाल लूं तो क्या मेरे पास x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा फॉर c? सही है। अब सवाल अगर आप लोग सोचते हो कि सर bc की इक्वेशन क्यों, क्योंकि जो मेरी c है ये bc की लाइन पे लाई कर रहा है, तो अगर आपको y जीरो पुट करना है तो आपको bc की इक्वेशन में ही पुट करना पड़ेगा। या तो आप सी डी पे भी कर सकते हो, लेकिन सी डी की इक्वेशन अभी हम निकाल नहीं सकते क्योंकि दोनों ही कुछ भी मालूम नहीं है उस वाले में। सही है, तो एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ बीसी फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ बीसी, अब बेटा अगर इक्वेशन ऑफ बीसी चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा? आपको ग्रेडियंट ऑफ ए बी चाहिए होगा। अगर ग्रेडियंट ऑफ ए बी आप लोगों ने निकाला हुआ है तो मुझे बताओ क्या ग्रेडियंट आया था? बल्कि इक्वेशन ऑफ बीसी तो पार्ट वन में निकाला हुआ है ना, ये हमारी इक्वेशन ऑफ बीसी है, तो वापस निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं इसी इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ, y इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस 20/3। बेटा यहाँ पे मैं क्या करूंगा? सिंपली अपना y जीरो पुट कर दूंगा इस लाइन के ऊपर, तो मेरा x आ जाएगा। जीरो इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस 20/3 इक्वल्स टू है, थ्री में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो से, तो वो जीरो बन जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा? जीरो इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस 20, माइनस टू एक्स लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो वी विल गेट टू एक्स इक्वल्स टू 20। टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई टू, टू वन जार टू टेन जार, तो आपके पास बेटा x की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। अब हुआ क्या? आप बोल सकते हो भाई सी का जो कोऑर्डिनेट था दैट वाज x कॉमा जीरो, अब आपने जीरो पुट करके x निकाल लिया तो आपके पास x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई विच इज 10, तो ये 10 कॉमा जीरो हो जाएगा। मेरी आवाज सही नहीं आ रही? एक मिनट, सबको मसला आ रहा है मेरी आवाज में? सर आप सही है, पहले खराब आ रही, बीच में सर एलियन मोड एक्टिवेट। एलियन मोड एक्टिवेटेड हो जाता है। अभी सही आ रही है? अब सही आ रही है? एक मिनट, अब सही आ रही है बेटा आवाज? जी सर, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है, ठीक है। चलो, अब बेटा हमने सी निकाल लिया, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली 10, तो मैंने सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 10 कॉमा जीरो हो गया। तीनों को यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है बेटा? नहीं। ओके, अब आपको डी निकालना है। अब देखो डी का मसला क्या है, डी जो है वो कहीं पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कहीं पे भी लाई नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं मालूम। पर एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा पॉइंट डी है यहाँ पे अगर मैं लाइन सी डी बनाऊं, जो मेरी लाइन सी डी है और मेरी लाइन जो है जो दूसरी ए डी है, क्या ये दोनों लाइंस आके मेरा पॉइंट डी के ऊपर इंटरसेक्शन बना रहे हैं? राइट? यस। तो अगर मुझे डी निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इन दोनों पॉइंट्स को, सॉरी दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करा दूं। तो मुझे पहले एडी की इक्वेशन चाहिए होगी और एक मुझे सीडी की इक्वेशन चाहिए होगी। तो बेटा पहले एडी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब एक बात बताओ, आप लोग ने एबी का ग्रेडियंट निकाला होगा, एबी का ग्रेडियंट क्या आया था? 3/2। 3/2। तो अगर ए बी का ग्रेडियंट 3/2 है, हमें पता है कि यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, यानी कि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर रिलेशन क्रिएट कर रही है इस वाली लाइन से, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा बेटा? -2/3। अब मुझे पास इस लाइन का ग्रेडियंट भी मालूम है और एक कोऑर्डिनेट भी मालूम है, तो मैं एडी की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में, इक्वेशन ऑफ एडी। तो कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 2,14 है हमारे पास, और हमारे पास जो ग्रेडियंट है दैट इज -2/3। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। अब y की जगह पे आप 14 रख सकते हो, m की जगह पे आप -2/3 रख सकते हो, x की जगह पे 2 रख सकते हो, और फिर से हम c निकाल लेंगे। तो बेटा 14 इक्वल्स टू -2 इंटू 2 विल बी -4/3 प्लस c, -4/3 प्लस हो जाएगा लेफ्ट साइड पे जाके,
तो 14 प्लस 4/3 इक्वल्स टू सी। अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ 1 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करा दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। नाउ 14 into 3 is 42 plus 4/3, so we got 46/3 equals to C। सही है। अब बेटा जब आपने C निकाल लिया तो आप इसको इक्वेशन में पुट कर दो, तो y equals to m is -2/3 x plus c की जगह 46/3। ये मेरे पास क्या आ गई बेटा, इक्वेशन ऑफ AD आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ CD भी फाइंड कर सकते हैं। बेटा अगर मुझे इक्वेशन ऑफ CD फाइंड करनी है, यानी मुझे ये इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इस CD की लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा शहरियार? It will be 3/2. 3/2 बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्या वजह है? It's like the opposite of, I mean ऑपोजिट ऑफ AB reciprocal है, of. राइट? और रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ऐसा ही है। Yeah. तो पैरेलल का ग्रेडियंट सेम होता है, तो यानी इसका भी 3/2 आ गया। और आपको C का कोऑर्डिनेट मालूम है जो कि 10,0 आपने निकाला, तो अब आप 10,0 और ये ग्रेडियंट यूज करके CD की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ CD। कोऑर्डिनेट क्या यूज कर रहे हैं, 10,0, ग्रेडियंट क्या यूज कर रहे हैं, 3/2। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। सो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, m आपका 3/2 है, x की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस c। अब ये 2 1s और 2 10s कट सकता है 5 से, तो 3 into 5 will give you 15, तो 0 इक्वल्स टू 15 प्लस c। बेटा प्लस 15 वहां जाके -15 हो जाएगा, तो यानी c की वैल्यू क्या आ गई, -15 आ गई। अब आप अपनी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो, तो y इक्वल्स टू m की जगह 3/2 x माइनस 15। अब जब आपने दो इक्वेशंस निकाल ली तो आपको d निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने बोला था हमें इसको इक्वेट कराना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस को। तो दोनों में y सब्जेक्ट है, आप इसके इन दोनों के इस वाले पार्ट्स को इक्वेट करा लो जब y सब्जेक्ट है। तो इक्वेट फॉर d। तो पहली इक्वेशन क्या है बेटा, -2/3x प्लस 46/3 इक्वल्स टू, दूसरी इक्वेशन क्या है, 3/2x माइनस 15। अब बेटा सॉल्व करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू में क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं करा सकते जब तक सिंगल डिनोमिनेटर ना हो। इस साइड पे तो डिनोमिनेटर सेम है, मैं डायरेक्टली इनको सिंगल डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2x प्लस 46 होल पे 3 इक्वल्स, बेटा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 1 इंटू 2 करेंगे, ऊपर भी इंटू 2 करेंगे, तो वी गेट 3x माइनस 15 इंटू 2 विल बी -30/2। अब सिंगल डिनोमिनेटर हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 मेरा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी विल गेट 2 ब्रैकेट -2x प्लस 46 equals to 3 bracket 3x minus 30. Now 2 into -2x will be -4x plus 46 into 2 will be 92 equals to 3 into 3x will be 9x minus 3 into 30 will be 90. अब बेटा अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो यू नीड टू मेक इट द सब्जेक्ट। व्हाट आई कैन डू इज के -4x को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ इस दफा, ताकि मेरा पॉजिटिव भी हो जाए x, और -90 को यहाँ ले आता हूँ ताकि प्लस में आ जाए। तो 92 plus 90 equals to 9x plus 4x. Now 92 plus 90 will give you 182 equals to 9x plus 4x will give you 13x. क्या बेटा 182 13 या मल्टीप्लाई बना के डिवाइड हो जाएगा, तो 182 डिवाइड बाय 13 करो, क्या आ रहा है, 14. तो x की वैल्यू आ गई 14। बेटा आप इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हो, x आया तो आपको y भी फाइंड करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट के लिए। तो आपके पास y की दो इक्वेशंस थी, एक ये वाली और एक ये वाली, आप किसी भी एक में पुट कर दो, मैं पहली दूसरी वाली में पुट कर रहा हूं। तो ले आते हैं यहाँ पे और इसमें पुट कर लेते हैं।
तो y इक्वल्स टू 3/2, x की जगह पे क्या आ जाएगा 14 माइनस 15। ठीक है, अगर आप पहली वाली में भी पुट करते हैं तो आंसर तब भी सेम ही आना है, अलग नहीं आता है, बात याद रखना। 2 1 2 7 कट गया। नाउ y इक्वल्स टू 3 into 7 हो रहा है, तो ये 21 माइनस 15 हो जाएगा। नाउ y इक्वल्स टू 21 माइनस 15 विल बी 6। अब बेटा आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया, तो आपके पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट बना वो क्या हो गया 14,6 हो गया। और बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था हमारे सवाल में, d था जो हमें फाइंड करना था, तो ये मेरा d का कोऑर्डिनेट आ गया। कोई मसला? नो। नो, ऑल क्लियर तीनों? शरियार और हुदा आप लोग भी बता दो। जी शरियार Yeah. क्लियर है? Yes. ओके चलो। अच्छा पहले मैं इससे पहले आप लोग को एक ट्राइंगल का क्वेश्चन कराता हूँ। सर, लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग एलसीएम मैंने सीधा सारे लाइक टर्म्स को एक साथ ही लिया। सॉरी एक मिनट, कौन से वाले पे बोल रहे हो आप? यही लास्ट पार्ट में लास्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग एलसीएम्स ऑन बोथ साइड मैं सीधा फ्रैक्शंस को एक साइड पे ले आई। ठीक है, कोई मसला नहीं है। पर अगर तुम एक बात समझो, आप मेरे ख्याल से ये कह रहे हो कि आपने जहां पे एलसीएम नहीं लिया आप इसको यहाँ पे एक साथ इसके साथ दे गई, ऐसा ही है? मैंने एलसीएम नहीं लिया। एलसीएम नहीं लिया यार, अगर एलसीएम नहीं भी ले रही डायरेक्ट सॉल्व कर रही हो तो स्टेप तो दिखाना पड़ेगा ना उसको। बिना ओके। अगर आपने कैलकुलेटर में ऐसे डायरेक्ट पुट किया 46/3 प्लस 15, कुछ इस तरह किया है। जी हाँ तो देखो आंसर तो आ जाएगा ऑब्वियसली, कैलकुलेटर तुम्हें एलसीएम करके दे देगा, लेकिन उसको पेपर में तो स्टेप दिखाना पड़ेगा ना। अभी के लिए ठीक है, लेकिन स्टेप दिखाना है, ठीक है? ठीक है। चले, द डायग्राम शोज अ ट्राइंगल ABC in which A has coordinate 1,3, उसने हमें मार्क करके दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट B दिया हुआ है 5,11 एंड एंगल ABC 90 डिग्री बना के दिया हुआ है। ये हमें शो कर रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बेटा मैं अभी सवाल पे जा ही नहीं रहा, सबसे पहले मुझे एक बात ये बता दो, अगर ये राइट एंगल बना हुआ है तो कहना है से कि ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में परपेंडिकुलर है, सही है? अब आपसे सवाल में बोल क्या रहा है, उसने आपको पॉइंट x भी मार्क करके दिया हुआ है इस लाइन के ऊपर 4, फाइंड द इक्वेशन BC। अब मैं BC की इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूं, अब्दुल्ला बताओ। जी सर। हाउ कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC? सर आपने क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। ये क्वेश्चन कर चुके हम? हाँ नहीं, आपने होमवर्क में दिया था। ये दिया था, सबसे हो गया क्वेश्चन भी? ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं हमारे। जी किसी को क्वेरी तो नहीं है इस सवाल में? नो तो सर, मुझसे दोबारा पार्ट 2 नहीं हुआ था। कौन सा वाला पार्ट नहीं हुआ? सॉरी, सी पार्ट सर ये वेक्टर्स का सवाल नहीं है वेक्टर्स का? ये? नहीं नहीं, वेक्टर्स का सवाल नहीं है ये, वेक्टर्स हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। देखो दोबारा अगर तुमने सेकंड पार्ट में सी निकालना है तो फिर क्या कर सकते हो, सिंपली BC की इक्वेशन और AC की इक्वेशन निकाल के इक्वेट करा दो, इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओह सही है, ठीक है, तो इसको ट्राई कर लेना, नहीं हो तो फिर मुझसे पूछ लेना। सही सर। शरियार आपसे हो गया था बेटा? Yeah. Just yeah. ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो ये जो तुम्हारा शेप है बेटा, ये एक काइट शेप है, ठीक है? अब जब भी आपके पास सवाल में एक काइट शेप बनी हुई आ जाएगी तो आप एक बात याद रखना, आप सबसे पहला काम यही करोगे कि आप उस शेप को ऐसे ही हाफ में जैसे इसने तोड़ा है ना, तोड़ दिया करोगे। अभी तो इसने तोड़ के दे दिया है, नहीं भी तोड़ के देगा तो तुम तोड़ लोगे।
इसकी वजह क्या होती है, इससे भी दो इक्वल ट्राइंगल्स बन जाते हैं, उसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, चलो आओ सवाल देखते हैं। उससे बोला डायग्राम शोज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which point A is -1, -1, the point B is 3, 6 and point C is 9, 4। फिर डायगोनल AC एंड BD, तो बेटा AC का डायगोनल ये लाइन और BD की डायगोनल ये वाली, और उसने बोला इंटरसेक्ट एट M, तो बेटा इंटरसेक्शन हो रही है M के ऊपर, यानी यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है। अब मैं सवाल में आगे जाने से पहले एक बात समझो, अगर उसको तुम्हें यहाँ पे ये दो लाइनें बना के दी हुई है ना, इसका मतलब क्या है कि बेटा आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। ठीक है, तो एक बात बताओ, कहना है से दिस कि जो मेरा पॉइंट M है, ये मेरा पॉइंट M है, अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं कि पॉइंट MB और D का मिड पॉइंट होगा। Yes. सही है, आगे देखो तो सवाल में भी लिख के दिया हुआ है एंगल BMA इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो BMA कौन सा एंगल है बेटा आपका, ये वाला एंगल, ये वाले बोल रहा है 90 है, उसने 90 बना के दे भी दिया। एंड BM इक्वल्स टू MD, तो साइड इक्वल भी शो करा दी। अब बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M एंड D। अब बेटा अगर मुझे M निकालना है तो मैंने मिड पॉइंट बताया कि मिड पॉइंट है, लेकिन बेटा मुझे D के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है, तो जब तक मुझे D के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर सकता नहीं हूं। अब मुझे बताओ मैं ये कोऑर्डिनेट ऑफ M कैसे निकालूं? हुदा, हाउ कैन आई फाइंड M? BD और AC को इक्वेट करके। BD और AC को इक्वेट करा दे, हुदा बोल रही है, तो बिल्कुल सही बोल रही है हुदा। कैसे बोला भाई, ये देखो अगर AC की इक्वेशन निकाल लूं और BD की इक्वेशन निकाल लूं तो वो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट M, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों की इक्वेशंस को इक्वेट करा लेंगे। अब बेटा अगर मुझे AC की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे A का कोऑर्डिनेट भी मालूम है, मुझे C का कोऑर्डिनेट भी मालूम है, मैं ग्रेडियंट निकाल सकता हूं। तो ग्रेडियंट ऑफ AC निकाल लेते हैं पहले, M ऑफ AC। तो ये जो स्मॉल m होता है ना, ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा ना तुम लोग गलत समझ जाओगे, ये मिड पॉइंट वगैरह नहीं है, m स्मॉल m इज ग्रेडियंट। तो y2 माइनस y1, तो बेटा इसमें a और c के कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो, तो y2 क्या हो जाएगा 4 माइनस y1 क्या हो जाएगा -1 अपॉन x2 क्या है आपका 9 माइनस x1 क्या है -1 अगेन। अब सॉल्व कर लो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ये, तो 4 + 1 विल बी 5 एंड 9 + 1 हो जाएगा, नीचे है माइनस माइनस है तो ये 10 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो, 1 सा एंड 2 सा, तो ग्रेडियंट ऑफ AC क्या आ गया आपका 1/2 आ गया। अब बेटा अगर AC का ग्रेडियंट आ गया, आपको इक्वेशन ऑफ AC फाइंड करनी थी। अब इक्वेशन ऑफ AC फाइंड करने के लिए आपको एक कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, कोई भी, आपको A भी मालूम है, आपको C भी मालूम है, आप कोई भी यूज कर लो, कोई मसला नहीं है। तो मैं A के कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूँ, हमने बोला भाई हम कोऑर्डिनेट जो यूज कर रहे हैं वो A का कर रहे हैं, विच इज -1, -1, और ग्रेडियंट हमारा है 1/2। सो y इक्वल्स टू mx + c, y की जगह पे -1 इक्वल्स टू m की जगह 1/2, x की जगह -1 एंड c एज इट इज। अब -1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू -1 क्या होगा, -1/2 प्लस c। -1/2 को यहाँ भेज देते हैं ताकि c सब्जेक्ट बन जाए, तो -1 + 1/2 इक्वल्स टू c। एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 है तो इंटू 2 हो जाएगा, ऊपर भी इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू -1 क्या होगा -2 + 1/2 इक्वल्स टू c। नाउ -2 + 1 क्या होगा बेटा, -1/2 इक्वल्स टू c आ गया। तो अब आपकी इक्वेशन तैयार हो गई AC की, तो AC इज y इक्वल्स टू m हमारा 1/2, x था प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1/2। ठीक है, AC आ गया। अब आपको दूसरी इक्वेशन क्या चाहिए थी बेटा, दूसरी इक्वेशन इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए कौन सी थी, BD थी। अब्दुल्ला BD का ग्रेडियंट मुझे मालूम नहीं है, मैं BD का ग्रेडियंट कैसे लाऊं? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे AC के ग्रेडियंट को। बिल्कुल, कैसे कर देंगे बेटा, बात समझो। अगर ये AC की लाइन है, यहाँ पे जो लाइन मेरी BD वाली है, ये इसको कट करते हुए जा रही है और यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करके ग्रेडियंट आ जाएगा। तो अगर मेरा इस लाइन का ग्रेडियंट 1/2 है,
तो इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। और मेरे पास b के कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है 3,6, ठीक है। तो आ जाता है यहाँ पे, अब हमें अब इक्वेशन ऑफ क्या निकाली थी, BC निकालनी थी। तो इक्वेशन ऑफ BC के लिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है दैट इज 8,4, नहीं सॉरी 3,6 है b का कोऑर्डिनेट, सवाल में देख लो आप लोग भी। उसके बाद ग्रेडियंट हमारे पास जो है वो -2। तो हम अपनी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो y की जगह 6 आ गया इक्वल्स टू m की जगह -2, x की जगह पे 3 प्लस c। 6 इक्वल्स टू -6 प्लस c, -6 लेफ्ट साइड में प्लस 6 हो जाएगा, तो बेटा c इक्वल्स टू क्या आ गया, 12 आ गया। अब जब c आ गया तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू m क्या होता है हमारा, -2 था, x प्लस c क्या था 12। अब आपके पास जो है दूसरी इक्वेशन भी आ गई विच इज ऑफ BC, BD सॉरी BD है, मैं C लिखता जा रहा हूँ, BD एंड दिस इज आल्सो BD। अब हमें m फाइंड करना था जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हम दोनों की इक्वेशंस को इक्वेट करा देंगे। तो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ, इक्वेट BD एंड AC। तो BD की इक्वेशन क्या थी हमारी, -2x प्लस 12 इक्वल्स टू AC की इक्वेशन क्या है, 1/2x माइनस 1/2। अब बेटा इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मैं डायरेक्ट इनको सिंगल डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ विदाउट LCM। तो -2x प्लस 12 इक्वल्स टू x माइनस 1/2, 2 मेरा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू -2x विल बी -4x, 2 इंटू 12 विल बी +24 इक्वल्स टू x माइनस 1। x की टर्म्स को एक साथ कर लो, विदाउट x की टर्म्स को एक साथ कर लो, तो ये x आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये 24 भी वहां जाके -24 हो जाएगा। तो बेटा -4x minus x equals to -1 minus 24. Now -4x minus x will be -5x equals to -25. बेटा -5 वहां जाके मल्टी डिवाइड करा दो, तो -25 over -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 5 जा, तो यू गॉट x equals to 5। अभी 5 आया है जो कि x है, आपको इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो y निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं जिनको आपने इक्वेट कराया, तो आप उसमें से किसी भी एक में पुट कर दो। तो मैं BD में पुट कर ले रहा हूं, ये ज्यादा आसान है। So y equals to -2 into 5 plus 12. Now y equals to -10 plus 12, यानी y equals to 2। तो बेटा हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट का, वो क्या बन गया, 5,2 बन गया। और इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम क्या था इस सवाल में, m था। तो जो हमें m फाइंड करना था वो फाइंड हो गया। कोई मसला यहाँ तक? अब मैंने आज की क्लास से No. पहले ही शुरू में क्या बोला था कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हो कि कितने दफा लग रहा है और कहाँ लग रहा है। अब आपको अगली फाइंड जो चीज करनी है बेटा वो डी करना है। तो डी कैसे निकाला जा सकता है, सोचो जरा शहरियार, सोच के बताओ डी कैसे निकालूं बेटा। एम मैं निकाल चुका हूँ 5,2, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5,2। मुझे डी निकालना है, कैसे फाइंड करूं? Y is equal to mx plus c. बेटा डी के लिए y इक्वल टू mx प्लस सी के बाद क्या करूं? आप डी की इक्वेशन निकालने बोल रहे हो? Yeah. कौन से डी? डी तो सिर्फ एक पॉइंट है, किस लाइन के साथ बोल रहे हो? बी डी बोल रहे हो, सी डी बोल रहे हो क्या? dm. डी एम बोल रहे हो? Yeah. देखो बात समझो, आपको डी निकालना है, आपने बीएम की इक्वेशन निकालनी है। तो अगर आप बीएम की निकालोगे तो वही आपकी बीडी की भी होगी क्योंकि सेम लाइन है। आप बीडी की इक्वेशन निकाल चुके हो, अब क्या करोगे? अब क्या करूं, डी कैसे निकालूं? ये तो इक्वेशन आ गई। बीडी की इक्वेशन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके ना, ये रही -2x प्लस 12। बेटा मैंने सवाल शुरू करने से पहले एक बात बताई थी, यहाँ पे इसने मुझे अगर यहाँ एम मार्क करके दिया हुआ है सेंटर पे और यहाँ दो लाइनें बनाई, इसका मतलब इक्वल पॉइंट है, तो ये मैंने कहा था ये मिड पॉइंट है।
अगर मुझे बी और डी का मिड पॉइंट मालूम है अब 5,2 तो मैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले से अननोन निकाल सकता हूं जो कि डी है। जी yes, तो जरूरी नहीं है शायद हर वक्त y इक्वल्स टू mx प्लस सी नहीं होगा। ठीक है, मैं आपसे जब भी पूछता हूँ आप y इक्वल्स टू mx प्लस सी बोल देते हो। थोड़ा सा सोचना है, गलत होना मसला नहीं है बेटा, गलत हो जाओ लेकिन सोच के तो बोलो कि क्या बोल रहे हो। ठीक है चलो, तो आप अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। b और d मेरे कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसमें मेरा मिड पॉइंट मुझे जो मालूम है वो m मालूम। अब मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब बेटा मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट m है विच इज 5,2 तो मैं मिड पॉइंट की जगह पे यहाँ पे 5,2 रख सकता हूँ। सही है। b के मेरे पास जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे, 3,6 है। मैं लिख लेता हूँ b का कोऑर्डिनेट इज 3,6। d के कोऑर्डिनेट मुझे नहीं मालूम, वही मुझे निकालना है तो मैं इसको x, y लिख दे रहा हूँ। अब आपको सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है, तो x1 की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, प्लस x2 मालूम नहीं है तो उसका x रहने दो ओवर 2, कॉमा y1 की वैल्यू क्या है 6 प्लस y2 क्या है y ओवर 2 और मिड पॉइंट क्या है 5,2। अब बेटा हमने सीखा हुआ है कि अगर मिड पॉइंट से अननोन निकालने होते हैं तो क्या करते हैं, मिड पॉइंट की जो x की वैल्यू मालूम है उसको इक्वेट कराओगे मिड पॉइंट के फॉर्मूले में x वाले से, जो x कोऑर्डिनेट होता है, पहला वाला कोऑर्डिनेट x होता है ना। ठीक है, इसी तरह y को इक्वेट कराओगे y वाले से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 इक्वल्स टू 3 प्लस x ओवर 2 और ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 6 प्लस y ओवर 2। आपका 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 विल गिव यू 10 इक्वल्स टू 3 प्लस x। नाउ 3 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस करा दोगे तो x क्या आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 2 विल बी 4 इक्वल्स टू 6 प्लस y। यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 6 इक्वल्स टू y, यानी y इक्वल्स टू क्या आ गया -2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए x, y के। x, y आपने क्या लिया था बेटा, d के कोऑर्डिनेट्स लिए थे, तो यानी आपको d मिल गया। तो अब आप इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दो, d 7, -2 और ये आंसर आ गया। कोई मसला? किसी को कोई कंफ्यूजन है? आसान है सवाल। अब देखो ये सब आसान तो नहीं है लेकिन कंफ्यूजन भी नहीं है। आसान तो नहीं है, तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, ऐसी ही बात है। ठीक है, देखो सवाल के नंबर दिखाता हूं मैं, कितने नंबर का सवाल, 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर का अगेन मतलब क्या हो गया, समवेयर अराउंड 9.5% ऑफ द पेपर। आगे क्या बोला था, रेशो AM रेशो MC निकाल के दिखाओ। बेटा ये जो AM लिखा हुआ और MC लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये AM अगर दो कोऑर्डिनेट्स एक साथ लिखते हैं तो इसका मतलब ये लाइन AM की बात हो रही है और ये लाइन MC की बात हो रही है। अगर आपको इनका रेशो निकालने को सवाल में आ जाए करे तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों के डिस्टेंस निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, डिस्टेंस निकाल लोगे। तो पहले एक काम करते हैं, AM का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर MC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सवाल में कहीं पे रेशो डिस्टेंस निकालने नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ करने का तरीका क्या है सवाल कि अगर वो रेशो में लिखने बोल रहे हैं दो लाइंस को, तो आप क्या करोगे, उनके डिस्टेंस को रेशो फॉर्म में लिख देते हैं। तो पहले AM का डिस्टेंस निकालना है, तो बेटा A का कोऑर्डिनेट क्या है -1, -1, M का कोऑर्डिनेट क्या है 5,2। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ कर लेते हैं सेकंड पॉइंट। तो A का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट था दैट वाज -1, -1, M का जो कोऑर्डिनेट था दैट वाज 5,2। तो हमें डिस्टेंस ऑफ AM निकालना है। तो डिस्टेंस को हमने कहा था बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट पे आए, आपके पास x2 की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1 अगेन, तो स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। अब बेटा अंदर के साइन एडजस्ट कराने पड़ेंगे आपको, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 विल बी 6 एंड 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 विल गिव यू 3, ऊपर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर विल बी 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 45 हो गया बेसिकली। जरा कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 45 पुट करो और रूट्स में आंसर आ रहा होगा, वो बताओ क्या आ रहा है, या डेसिमल में आ रहा है, क्या आ रहा है? 3√5
क्या आ रहा है, सॉरी 3√5। 3√5 आ गया आंसर। ठीक है, तो सर्च फॉर्म में ही रहने दो। ठीक है, अब मैं सर्च फॉर्म में क्यों रखवा रहा हूँ ये भी मैं बताता हूँ, फिलहाल ऐसे ही छोड़ दो। अब बेटा दूसरी चीज क्या आती है इसके अंदर, डिस्टेंस क्या आपको किसका निकालना है, एमसी का निकालना है। तो m का कोऑर्डिनेट क्या है 5,2, c का कोऑर्डिनेट क्या है 9,4, तो ये निकाल लेते हैं। तो m का कोऑर्डिनेट अगेन 5,2, c का कोऑर्डिनेट 9,4। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना था, तो स्क्वायर रूट, अब मैं फॉर्मूला कॉपी नहीं कर रहा, फॉर्मूला में लिख के दिखा चुका, मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा। तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 9 माइनस x1 क्या है 5 होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है 2 का स्क्वायर, नाउ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9 माइनस 5 क्या होता है बेटा 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 माइनस 2 विल बी 2, 2 का स्क्वायर विल बी 20, सॉरी 2 का स्क्वायर विल बी 4, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 20, तो 16 प्लस 4 विल बी स्क्वायर रूट 20। जरा स्क्वायर रूट 20 को कैलकुलेटर में पुट करो और बताओ स्क्वायर रूट में आंसर क्या आ रहा है। 2√5। क्या आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट 20 का? 2√5 अब्दुल्ला, आई कैन नॉट हियर यू। सर, 2√5। 2√5 है। अब बेटा आपको क्या करना था सवाल में, आपको am रेशो mc लिखना था। ठीक है, तो आपकी am के डिस्टेंस की वैल्यू क्या आई थी 3:5 आई थी, तो आप क्या करोगे, आप am की जगह 3:5 पुट कर दो, रेशो का साइन, उसके बाद बेटा रेशो ऑफ mc है, तो mc की वैल्यू क्या आई है आपकी 2:5 आई है। सही है। अब बेटा रेशियोज को अगर आप लोगों ने सॉल्व करना सीखा हो तो बेसिकली वी ट्रीटेड एज, समझो लिखा हुआ है इक्वल्स टू एक तरह से। रेशियोज में अगर कोई नंबर ऐसा होता है ना इन दोनों में, जैसे यहाँ पे कोई नंबर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 कट सकता है। ये बात तुम लोग को मालूम है या नहीं मालूम कि रेशियोज में आमने सामने सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है 2:4, तो यू कैन सिंप्लीफाई दिस एज 2 1 2 2 तो यू कैन राइट एज 1:2 नाउ। ठीक है, जिसको नहीं भी मालूम ये बात याद रखना। तो बेटा रूट 5 कट गया तो आपका रेशियो क्या बना 3:2 रेशियो बना, और ये आपका आंसर आ गया। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस? नो। नो शरियार, आगे चलूं? होगा सर। अब्दुल्ला मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, तुम्हारे बैकग्राउंड में हवा की आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही। हेलो। हाँ अब कुछ कुछ आ रही है। अब देखो ये शेप अगेन ऊपर जैसे शेप कर कर आया वो इसी तरह का है, लेकिन इसमें एक बात क्या दिखाई हुई है उसने, मैं सवाल अभी पढ़ ही नहीं रहा, सिर्फ डायग्राम देख रहा हूँ आप लोग का। ये लाइन पे सबके ऊपर ये देख रहे हो, लाइन बनी हुई है, इसका मतलब क्या है कि ये सारी साइड सेम है। एनी आइडिया ये कौन सा शेप रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी चारों साइड सेम? Rhombus। रोम्बस है ये। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब आपसे बोला डायग्राम शोज अ रोम्बस ABCD, अगर वो रोम्बस ना भी बोले तो आपने देख लिया कि रोम्बस in which point A is -1, 2, point C is 5, 4 and the point B lies on the y-axis। तो यहाँ पे देख सकते हैं B y-axis पे लाई कर। आपसे बोल रहा था इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC फाइंड करो। तो बेटा AC का पॉइंट का एक ये रहा A, ये रहा C, तो आपको अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ A से लेके C तक आपने एक लाइन जोड़ी, और आपको अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है तो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखना कि ये बी के ऊपर जाएगा, लाजमी जाएगा। इसकी वजह क्या होती है, रोम्बस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर पे होता है, तो सेंटर के ऊपर ही बी लाई करता है। अगर मैं एक रोम्बस बना दूं ना इस तरह बना दूं, तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं, ये सेंटर इसके वाले पॉइंट पे ही गुजरेगा। थोड़ा अजीब सा बनाता है लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा अगर आपको इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप AC का ग्रेडियंट निकाल लोगे, और आपको पता है कि अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो AC का जो ग्रेडियंट होगा वो नेगेटिव
रेसिप्रोकल हो जाएगा इसके लिए। अब इसमें मसला क्या है बेटा, आपको इस लाइन के ऊपर कोई कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है, तो हुदा मैं इसका कोऑर्डिनेट कैसे ला सकता हूँ बेटा? मिड पॉइंट। तो हम मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल लेंगे। तो जब हम मिड पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे तो हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो कि इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर के ऊपर भी, और उससे फिर हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आप तीनों मुझे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC निकाल के दो, क्या आंसर आ रहा है फिर बताओ। जिसका हो जाए बस बता देना, हो गया आंसर, मैं खुद पूछूंगा रैंडम। सर AC की इक्वेशन निकालनी है। यार अब्दुल्ला मुझे आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है यार, रियली सॉरी, आप क्या बोल रहे हो? सर AC की इक्वेशन निकालनी है। AC की इक्वेशन नहीं निकालनी, हमें परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है। पार्ट 1 पढ़ो। की इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब्दुल्ला आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है बेटा, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या बोल रहे हो। आप मुझे या तो मैसेज पे चैट पे लिख दो इसके। अब्दुल्ला क्या बोल रहे थे बेटा, मुझे चैट पे लिख दो ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। सर आई वाज जस्ट रीडिंग द आंसर। तो शरीर आप लोग का आंसर आ गया बेटा? जी। हुदा का आ गया। शरीर आपका भी आ गया आंसर? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, ठीक है। हुदा मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है? y is equal to negative 3x plus 9. y इक्वल्स टू नेगेटिव 3x प्लस 9। अब्दुल्ला अगर आपका सेम आंसर आया बेटा तो आप मुझे वो भेज दो, थम्स अप भेज दो, और अगर निकाल लो तो निकालो। आई एम नॉट श्योर ये आंसर सही है या नहीं। आप तीनों का आ जाएगा तो हम उसको मैच करेंगे, किसी का अलग आ रहा हो तो इट्स ओके। क्लियर हो गया? सर मेरा Yes, I got the same. सेम आ रहा है? Yeah. ठीक है। अब्दुल्ला सेम आ रहा है? जी सर मेरे भी वही आ रहा है। अब्दुल्ला आप मुझे थम्स अप भेज दो बेटा अगर सेम आ रहा है तो। ठीक है, बस बस सही है, यही काफी है। चलो अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड डी निकाल। तो बेटा पहले बी के ऊपर आ जाता हूं। अब बी उसने आपको सवाल बताया था कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और हम खुद देख भी सकते हैं कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। बेटा अगर ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो आई कैन से यहाँ पे मेरा जो एक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सही है। अब दूसरी बात एक और मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, जो मेरा पॉइंट बी है, अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन बनाई है तो वो पॉइंट बी के ऊपर से गुजर रही है, समझो एक तरह से बी के ऊपर आई है। तो बेटा अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन के अंदर x0 पुट कर दूं तो मेरा y निकल जाएगा, जो कि मेरा b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मुझे y चाहिए ना कोऑर्डिनेट के लिए।
तो हम क्या करेंगे इन द सेकेंड पार्ट, हमारा जो बी का कोऑर्डिनेट है दैट इज x 0, x, सॉरी 0, y नॉट x, और वो किस पे लाई कर रहा है बेटा, परपेंडिकुलर की लाइन पे, यानी इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है। तो y इक्वल्स टू -3x + 9, अब x की जगह 0 पुट कर दो तो y आ जाएगा, यानी y इक्वल्स टू 9 आ गया। तो बेटा आपका जो b का कोऑर्डिनेट था वो क्या हो जाएगा, 0, 9 हो जाएगा, और ये आपका आंसर बन गया फॉर बी। अब उसने आपसे डी निकालने बोले तो आपको डी भी निकालना पड़ेगा। अब डी कैसे निकाल सकते हैं, तो बेटा एक बात समझना, रोम्बस में होता क्या है, रोम्बस में अगर आपने ये हाफ किया, बेसिकली अगर ये लाइन बनाई हुई तो ये हाफ कर दिया आपने, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से कि अगर यहां से लेके यहां तक की लाइन जो है, इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूं यहां तक, डी तक, ठीक है, तो भाई जितना डिस्टेंस बी से लेके डी तक है उतना डिस्टेंस यहाँ सेंटर से लेके यहां तक भी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा ये वाला पॉइंट है जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, दैट इज द मिड पॉइंट फॉर द इक्वेशन, यस, फॉर द शेप फॉर बी एंड डी, सही है। अब हम एक काम इसमें ये कर सकते हैं बेटा कि मैं पहले एक काम निकाल लूं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं और फिर मिड पॉइंट के फॉर्मूले से डी निकाल लूं। एक काम तो ये हो सकता है। दूसरा काम क्या हो सकता है, आप कह सकते हो कि सर हम बी डी की इक्वेशन निकाल लें और एक इक्वेशन हम ए डी की निकाल लें, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस पर इंटरसेक्ट हो रहा है। लेकिन बेटा ए डी की इक्वेशन निकाल नहीं सकते, इसकी वजह क्या है, आपके पास ए का कोऑर्डिनेट तो है लेकिन आप इस लाइन का ग्रेडियंट किसी भी तरह फाइंड नहीं कर पाओगे इस समय। तो इसके जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो यही है कि आप एक काम कर लो, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा ऑफ बी एंड डी, और फिर मिड पॉइंट के फॉर्मूले से डी निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई? अब अगर आपको रिपीट करना, मैं कह रहा हूँ बेटा अगर हमें डी निकालना है तो व्हाट आई कैन से कि ये जो मेरा पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट बी और पॉइंट डी का मिड पॉइंट है बेसिकली। मिड पॉइंट कैसे, क्योंकि रोम्बस की आइडेंटिटी होती है कि जो डायगोनल से इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंटर पे करते हैं शेप के, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मैं मिड पॉइंट निकाल लूं इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो उस मिड पॉइंट के फॉर्मूले को यूज करके फिर मैं डी निकाल सकता हूं, राइट? यस, ठीक है। तो अब मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एक मेरी एसी की लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और एक मेरी ये परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो बेटा परपेंडिकुलर का इक्वेशन जो कि एसी की परपेंडिकुलर की इक्वेशन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो बीडी है, विच इज -3x + 9, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन आपको एसी की चाहिए, तो हम इक्वेशन ऑफ एसी निकाल लेते हैं। जी अब्दुल्ला, ये पार्ट डी वाले मुझे समझ नहीं आई कि ये डी कोऑर्डिनेट। यार अगर किसी को अब्दुल्ला की आवाज ऑडिबल है तो मुझे प्लीज वापस बता दो उसने बोला क्या है। एनीवन कैन रिपीट प्लीज? पता नहीं सर। पता नहीं सर। अब्दुल्ला यार आप मुझे टाइप कर दो, चैट पे लिख दो ना, मुझे आपकी आवाज आ नहीं रही, बात ये है। या आप किसी दूसरी डिवाइस से ज्वाइन करके देख लो। जस्ट चैट बॉक्स में जो उसकी मीट के चैट बॉक्स में लिख दो, मैं उस पर देख लेता हूँ क्या बोलते हैं। सर आई नॉट गेटिंग हाउ फाइंड बी। ओके डी, बेटा देखो डी आपका ये पॉइंट है, ठीक है, आपको ये डी निकालना है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सिंपली ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल, इंटरसेक्शन पॉइंट जब आप निकालोगे तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ बी एंड डी। अब जब आपको मिड पॉइंट मालूम हो जाएगा तो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके, आपको बी का कोऑर्डिनेट मालूम है, आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके डी निकाल लोगे फिर, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट कैसे है, आपको अगर ये सवाल समझ नहीं आ रहा तो बेटा रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं जो वो मीट करते हैं तो वो बिल्कुल सेंटर में मीट करते हैं। तो जब वो सेंटर में इंटरसेक्शन बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बी और डी का फिर इंटरसेक्शन पॉइंट वो मिड पॉइंट हो गया ना, ठीक है। अब समझ आई या नहीं आई? थम्स अप भेज दो अगर समझ आ गई तो, और नहीं आई तो कुछ मैसेज पे लिख दो आ गई। तो आप पहले बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपको दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एक बीडी हो रही है जो कि आपकी परपेंडिकुलर थी। बेसिकली आपने पार्ट 1 में देखो परपेंडिकुलर ऑफ एसी निकाला है ना, तो एसी हो गया परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन थी, तो आपने इसकी इक्वेशन निकाली भी ऑलरेडी। अब आपको एसी की इक्वेशन चाहिए,
तो AC की इक्वेशन निकालने के लिए बेटा AC का ग्रेडियंट हम निकाल चुके थे। आप लोगों ने AC का क्या ग्रेडियंट निकाला फर्स्ट पार्ट के लिए बताओ? 1/3। तो ग्रेडियंट आया हुआ है 1/3 और आपको A और C दोनों के कोऑर्डिनेट मालूम है, आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। मैं A का कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूं टू फाइंड इक्वेशन ऑफ AC। इक्वेशन ऑफ AC हम A का कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं विच इज -1, 2 एंड ग्रेडियंट हमारा इसका सेम ही है 1/3 ऑब्वियसली इसी लाइन का निकाला। तो y की जगह पे 2 रख लो इक्वल्स टू m की जगह पे 1/3, x की जगह पे -1 एंड प्लस c आपको निकालना है। नाउ 2 इक्वल्स टू 1 into -1 विल बी -1/3 प्लस c, फिर -1/3 लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1/3 इक्वल्स टू c। फिर बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1 into 3 into 3, तो 2 into 3 6 हो जाएगा, 6 + 1 आपका 7 हो गया बेसिकली, एंड over 3 इक्वल्स टू c। तो आपके पास जो AC की इक्वेशन आई वो क्या आ गई बेटा, y इक्वल्स टू m की जगह 1/3 x + 7/3। अब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था, तो आप क्या कर दोगे, आप इक्वेट करा दोगे AC को एंड BD को, उससे आपका इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाएगा। तो बेटा AC की इक्वेशन आपने यहां लिख ली 1/3 x + 7/3 इक्वल्स टू BD की इक्वेशन आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में खुद से निकाल ली थी -3x + 9। ठीक है, आप लोग बोलोगे सर ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, तो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही लाइन है ना, तो ये BD की ही लाइन है पूरी, एक ही बात है। -3x + 9 यहाँ पे लिख लो इक्वल्स टू, अब बेटा लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन है उस पे दोनों पे डिनोमिनेटर 3 है, तो आप बिना एलसीएम के सिंगल डिनोमिनेटर कर सकते हो। यू कैन राइट x + 7/3 इक्वल्स टू -3x + 9। उसके बाद 3 वहां जाके मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या हो जाएगा, x + 7 इक्वल्स टू 3 into -3x विल बी -9x + 9 into 3 विल बी 27। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा, -9x यहाँ लिया हो तो +9x हो जाएगा, और 7 वहां भेज दो तो -7 हो जाएगा। तो x + 9x विल बिकम, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, 27 - 7 हो जाएगा, ये 10x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20/10, 0 0 कट जाएगा हमारे पास, यानी x इक्वल्स टू 2। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें अब इस पे y भी चाहिए होगा इंटरसेक्शन के लिए, तो y के लिए दो इक्वेशन है आपके पास, आप किसी भी एक में पुट कर सकते हो, या तो आप AC की इक्वेशन में पुट कर दो या तो BD में कर दो। तो मैं BD की इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, वो ज्यादा आसान। तो BD की जो इक्वेशन थी वो थी -3x + 9, तो y इक्वल्स टू -3, x की जगह पे 2 + 9, y इक्वल्स टू -6 + 9, यानी y इक्वल्स टू +3। तो बेटा आपके पास जो इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आया दैट इज 2, 3। तो हम अपने ग्राफ के ऊपर वापस जाते हैं, जो डायग्राम थी आपने, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया है 2, 3, और हमने क्या बोला था बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ये B और D का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हो और D निकाल सकते हो, जो कि x, y हो जाएगा। मिड पॉइंट का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, B के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, B का कोऑर्डिनेट हमारा आया था बेटा 0, 9। D हम दूसरा कोऑर्डिनेट जो यूज कर रहे हैं वो हमें निकालना है, तो x, y रह जाएगा। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो x1 + x2, तो x1 क्या है 0 + x2 क्या है x/2, y1 + y2, तो y1 क्या है 9 + y2 हमें मालूम नहीं है, तो y हो जाएगा 1/2। अब बेटा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाला है, तो मिड पॉइंट हमारा क्या है 2, 3 आया है, वापस देख लो, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट की जगह 2, 3 रख सकते। अब बेटा अगेन मिड पॉइंट के फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो x की वैल्यू को x से इक्वेट, y की वैल्यू को y से इक्वेट, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0 + x/2, 0 + x क्या होता है यार, x हो गया बस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 9 + y/2। अब x निकालने तो 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू गॉट x इक्वल्स टू 4। इसी तरह बेटा 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 into 3 विल बी 6 इक्वल्स टू 9 + y, 9 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 - 9 इक्वल्स टू y, यानी y इक्वल्स टू -3। तो बेटा आपके जो x और y की वैल्यू आई वो क्या आ गई 4, -3, और यही आपका D का कोऑर्डिनेट था x, y, तो ये आपका D बन गया। सवाल कंप्लीट हुआ, मतलब पार्ट कंप्लीट हुआ, सवाल तो कंप्लीट नहीं हुआ।
कोई मसला तो पूछ लो। एनी क्वेश्चंस? क्या अगर आप लोग को फील हुआ No. ये सवाल एग्जैक्टली उसी तरह हुआ है जो ऊपर जैसे सवाल हुआ था? अब्दुल्ला तुम बेटा मुझे फिर से चैट पे लिख दो या वो थम्स अप भेज दो। आज आपकी जो है डिवाइस सही नहीं चल रही है। बाकी दोनों बता दो मुझे, और अब्दुल्ला आप चैट पे लिख दो। क्लियर है? और क्लियर? Yes. Yes. ओके। अब इसका देखो एरिया ऑफ रोम्बस है, आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो बेसिकली आप एरिया ऑफ रोम्बस का कोई फिक्स फॉर्मूला एज सच नहीं होता। अब इसके लिए हम कल एक फॉर्मूला सीखेंगे, हीरोइक फॉर्मूला, सुपर हीरोइक फॉर्मूला कहते हैं उसको। कल से मीन नेक्स्ट क्लास। और एक तरीका मैं आप लोग को ट्रायंगल से निकालने सिखाऊंगा, तो खैर वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, दूसरा मसला ये था टेस्ट का। किसने, अब्दुल्ला मेरे हाथ आपको मैसेज आया था कि आप फ्राइडे को अवेलेबल नहीं हो, तो व्हाट आई कैन डू इज कि हम सैटरडे को टेस्ट। सर जी अब आ रही है, हाँ बोलो। अब आ रही सर? हाँ ओके ओके ठीक है। अब एक काम ये हो सकता है कि टेस्ट संडे को कर दूं, संडे को तीनों अवेलेबल हो। सर टाइमिंग पे डिपेंड करता है। टाइम डिपेंड करता है, टाइम 5 PST, यानी कि 3 यहाँ पे। सर कितने टाइम के लिए होगा? 1 घंटे का टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी दोनों बता दो सही है टाइम? संडे 5 PST। Yeah. Yes. Right. ओके। टेस्ट में बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, सही है? जहां तक अभी मैं पढ़ा चुका हूँ सारा इंक्लूडेड है, सब वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी कवर हो चुकी है। ठीक है, Sir, can you send like a practice worksheet or something? हाँ मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भेज देता हूँ। ठीक है, चलो आज के लिए यहीं तक है। Sir, आप बोलो बोलो। ओके सर। वो functions के notes भेजता है। फंक्शंस के नोट्स यार उदा, मैं रात तक अगर ना भेजूं तो जस्ट गिव मी अ रिमाइंडर। अभी मेरी जरा क्लास है तो मैं उसके बाद भेजता हूँ, लेकिन भूल जाऊं तो गिव मी अ रिमाइंडर। सही है। डन।